Assalamu alaikum. This is me Sida Zalasha. I hail from Ksur and today I'm going to discuss about the approaches of the foreign policy analysis. और हाँ आज हम जिस फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच को डिस्कस करेंगे तो विच इज़ कंसर्न टू द रैशनैलिटी आर द रैशनल वैल्यूज़। सो आज हम रैशनल एक्टर मॉडल जिसको हम सिंपल टर्म में रैम भी कहते हैं तो इसके मतलब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अप्रोच होता क्या है। देखिए अप्रोच जो होती है ये किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। डिफरेंट आथर्स होते हैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ लोग हैं उनकी अपनी एक सोच होती है, उनका देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, उनका परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होता है। तो हर एक की जो ओपिनियन होगी या फिर जो हर एक की जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उसकी अप्रोच होगी। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी में भी डिफरेंट आपको अप्रोचेस मिलेंगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल एक्टर मॉडल। सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। दिस अप्रोच व्यूज द स्टेट एज अ सिंगल रैशनल यूनिट दैट मेक्स फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये जो अप्रोच है ये कहती है इसके मुताबिक स्टेट जो है वो एक रैशनल सिंगल यूनिट है जो अपनी जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाता है उसकी उसमें उसका एक नेशनल इंटरेस्ट मौजूद होता है। मतलब कि ये कहते हैं कि जो स्टेट जितने भी एक्शंस लेती है या फिर वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो फॉरेन रिलेशंस या फिर फॉरेन पॉलिसी बनाती है तो वो रैशनली बनाती है, उसमें इमोशंस नहीं होते, बल्कि वो बिल्कुल जो है वो विदाउट एनी बायसनेस लॉजिकल बेस पे बनाती है। अब जैसे कि अमेरिका जो है ये जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाता है ये रैशनल बेस्ड होती है। अब इसमें कोई इमोशंस वगैरह जो है वो नहीं होते। तो जो रैशनल एक्टर मॉडल होता है इसमें ना तो आपके कुछ सेंटिमेंट्स और ना ही कोई इमोशंस वगैरह शामिल होते हैं जब आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे होते हैं। जब भी आप बनाते हैं तो फिर आपने बिल्कुल न्यूट्रल होके अपना जो है वो नेशनल इंटरेस्ट या फिर जो किसी भी स्टेट की जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल जो रैशनल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। So it assumes leaders make decisions by logically analyzing all options to choose the most effective outcome। हमेशा याद रखें ये कहती है कि जितने भी जो लीडर्स होते हैं ना जब भी वो कोई डिसीजंस लेते हैं तो वो कोई लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। वो लॉजिकल डिसीजन जो उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो, जो उनके लिए इफ़ेक्टिव हो। उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक यूनिटरी एक्टर है जिसका एक क्लियर गोल होता है। मतलब क्लियर गोल का मतलब ये है कि इसमें ये नहीं होता कि आपके कुछ सेंटीमेंट मौजूद हों या फिर इस तरह कोई एफिलिएशन, इस चीज़ को नहीं इतना फोकस किया जाता, बल्कि इस चीज़ को इग्नोर करते हुए लॉजिकल बेस्ड में जो आपका गोल होता है, मकसद होता है, उसको जो है आगे रखा जाता है और इसी के अकॉर्डिंगली सारे के सारे एक्शंस लिए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि डिसीजंस आर मेड थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जितने भी फैसले वगैरह लिए जाते हैं वो एक प्रॉपर एक एनालिसिस किया जाता है कि भाई स्टेट को किस में फ़ायदा है। हमेशा स्टेट जो भी एक्शन लेगी वो अपने फ़ायदे के लिए लेगी, तो उसमें उसने पहले जो है वो अपने फ़ायदे के लिए एनालिसिस करना होता है। सो एम्फसाइज लॉजिकल स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अब ये जो रैशनल एक्टर मॉडल जो है ना ये कहता है कि जो स्टेट होती है ना ये जिस चीज़ पे जोर देती है वो लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे। वो कहती है जब भी कोई स्टेट फॉरेन पॉलिसी बना रही होती है तो वो लॉजिकल बेस्ड पे बनाती है और उसमें जो है वो आपके गोल्स वो भी स्ट्रेटेजिक होते हैं बेस्ड ऑन assumptions ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रेशनैलिटी। सो इसमें क्या होता है कि जितने भी एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा assumptions उस पर बेस करता है और यहाँ पे जो नॉलेज इंफॉर्मेशन जो होती है वो बड़ी परफेक्ट किस्म की होती है। ये कौन कहता है? ये रैशनल ये कहते हैं एक्टर रैशनल जो मॉडल है ये वाला। तो उसके बाद अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे कि यूएस ने जो डिसीजन लिया था
जो जापान के दो शहर से हिरोशिमा और नागासाकी, जब उन पे उन्होंने बॉम्ब गिराया, तो वो एक ऐसा मतलब एक ऐसा इवेंट था जिसको कहा जाता है कि ये भी जो एक रैशनल चॉइस की बेस पे था, मतलब कि एक रैशनल चॉइस थी। सो वो वाला जो एक इवेंट था, हम ये कह सकते हैं कि वो इस रैशनल एक्टर मॉडल के अकॉर्डिंगली ही था। उस टाइम जो अमेरिका की पॉलिसी थी वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंगली थी। अब अब हर एक अप्रोच का एक अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो खुद के अकॉर्डिंगली कहती है जो भी उसने। तो इसी तरह जो रैशनल एक्टर मॉडल है वो तकरीबन ये जो है ना, ये कहता है कि जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है या फिर फॉरेन पॉलिसी की जो नेचर है उससे के मतलब ये बताता है कि जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, वो रैशनल बेस्ड होती है। ठीक है, उसमें इमोशंस शामिल नहीं होते, उसमें कोई आपके रिलीजियस एफिलिएशन या फिर कोई सेंटिमेंट्स शामिल नहीं होते, बिल्कुल वो लॉजिकल बेस्ड पे ही होती हैं। अब चूंकि इतना कुछ इन्होंने कहा तो जाहिर बात है इसको क्रिटिसाइज भी किया बहुत सारे ऑथर्स ने। तो सबसे पहले ये है कि ओवर सिंप्लीफाइज रियलिटी बाय इग्नोरिंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स एंड द इंस्टीट्यूशन। पहली चीज़ ये है कि जो इस रैशनल मॉडल को जो इन्होंने बयान किया बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब ये कह दिया कि ये तो जितने भी एक स्टेट एक्शंस लेती है या फिर जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो बिल्कुल रैशनल वैल्यूज़ पे होती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, हर टाइम तो ऐसा नहीं होता। कुछ स्टेट जो होती है वो दूसरी स्टेट के साथ जब रिलेशन बनाती है तो उसमें कुछ सेंटिमेंट्स भी उनके हो सकते हैं, कुछ रिलीजियस एफिलिएशंस भी हो सकती हैं, उनकी इमोशंस भी जुड़े हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान की और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी जो रिलेशंस हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारी एक रिलीजियस एफिलिएशंस के तौर पे ही होंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ जो होती हैं हमारी इमोशनली होती हैं अटैचमेंट और डिफरेंट होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री के साथ हम बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड पे या फिर रैशनली ही जो है वो रिलेशन बनाते हैं। हाँ, ये होता है कि आपका कोई ना कोई मकसद होता है, तो मकसद की भी तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अब ये जो जिसकी वजह से इस जो है वो मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया कि जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो बिल्कुल रैशनल बेस्ड ही होती है, इसके बरक्स कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसा तो नहीं है। खैर, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जितनी भी इसमें अजम्पशंस की गई, अब ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी बनाते हो आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, अब ये है कि अगर हम किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हमें ये तो नहीं एट अ टाइम हमें पता होगा कि भाई हमारे दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। हमें हर फ़ायदे का नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम अपने गोल्स रखते हैं। जब हमारे रिलेशंस कायम हो जाते हैं उसके बाद हमें जो भी बेनिफिट्स नज़र आते हैं वो उसके बाद ही उनका मसला होता है। सो यहाँ पे जो जितनी भी अजम्पशंस थी वो अनरियलिस्टिक थी कि भाई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन या रेशनैलिटी, ये सारी अनरियलिस्टिक थी। उसके बाद ये निगलेक्ट द रोल ऑफ इमोशन, मिसपरसेप्शन एंड द इरेशनल लीडरशिप। अब इसमें ये है कि यहाँ पे इमोशंस वगैरह या फिर जो मिसपरसेप्शन, ये जितनी भी जो इरेशनल लीडरशिप, इसको बड़ा इग्नोर किया जाता है। ठीक है, कंट्रीज़ जो है वो इमोशनली भी तो अटैच हो सकती हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। उसके अलावा लीडरशिप ज़रूरी नहीं है कि वो रैशनल ही हो, वो इरेशनल भी तो हो सकती हैं। तो इन्होंने ये चीज़ें बड़ी जो है वो इग्नोर की या इनको निगलेक्ट किया, तो इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। क्योंकि जब भी कोई अप्रोच देता है, जैसे कि हम फॉरेन पॉलिसी की जितनी भी अप्रोचेस पढ़ते हैं, तो इट्स मीन कि ये अप्रोचेस जो हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी की नेचर क्या है। तो इस फॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच ने जो नेचर को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया, उन्होंने कह दिया भाई बहुत ज़्यादा रैशनल होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, और इसको क्रिटिसाइज़ करके मज़ीद जो है इससे बेहतर भी जो है वो अप्रोचेस आए। ओके, कैच यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।